ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। उत्तराखंड में सर्दी का सितम, पहाड़ से मैदान तक कोहरा। हरिद्वार में 37 साल में पहली बार -6 डिग्री पहुंचा तापमान। टिहरी लेक में सीएम और ऊर्जा मंत्री ने किया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का शुभारंभ। हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर सीमांकन को लेकर उबाल, सड़कों पर उतरे महिलाओं, बच्चों समेत हजारों लोग। अब खबर विस्तार से। ऋषिकेश से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके जयेंद्र रमोला ने आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल जहां राज्य के लोगों को जीएसटी के नाम पर बड़े बड़े संदेश देते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं अपने पुत्र से ही राजस्व की चोरी कराने में भी वो पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र के द्वारा हाल ही में बद्रीनाथ मार्ग पर जो भूमि खरीदी गई, उसमें 37 लाख रुपए की स्टाम्प चोरी पकड़ी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी से अब अपने मंत्रियों की भी जांच करवा ले, जिससे पता चले कि आखिरकार किस तरीके से सरकारी धन को चूना लगाया जा रहा है। सरकार के वित्त मंत्री बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से आम आदमियों को, व्यापारियों को जीएसटी और तमाम रेवेन्यू की चोरी करने के संदेश को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री के स्वयं के पुत्र एक ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन में लगभग 27 लाख के आसपास, 25 से 27 लाख के आसपास के रेवेन्यू को चोरी करने का काम करते हैं, क्योंकि वो जिस भूमि को खरीदते हैं वो भूमि में पहले से ही निर्माण हुआ होता है, उसमें मकान बना हुआ है, जबकि वो रजिस्ट्री में ये दिखाते हैं कि वो भूमि खाली है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा क्या, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा, क्या ईडी विपक्ष के दलों के लोगों के लिए है? क्या ईडी आपके मंत्रियों के लिए नहीं है? आपके मंत्री पुत्रों के लिए नहीं है? क्या ईडी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकार के पक्ष में नहीं है, सरकार के विपक्ष में? तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम, और मंत्री जी से भी कहूंगा कि आप जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स सरकार के पैसे से लगा रहे हैं, क्या वो कार्रवाई करेंगे अपने पुत्र के खिलाफ? हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में आज रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के सीमांकन का सर्वे किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और रेलवे द्वारा पिलर बंदी की गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने की प्रथम कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर रेलवे के अतिक्रमण क्षेत्र में रह रहे हजारों लोगों ने बनभुलपुरा थाने के बाहर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर उनको विस्थापित करने की मांग की। एक हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटा दिया, कैसे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मुनादी करानी है और पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस दिया जाना है। ठीक है, तो ये 1 या 2 दिन में रेलवे इस कार्य को पूरा करेगा और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई ये प्रारंभ की जाएगी। आज क्या है सर? आज देखिए, ये आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने सीमांकन करके, आइडेंटिफिकेशन करके पूर्व में ही ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। रेलवे का अपना एक मैप है और एक हमारा रेवेन्यू का मैप है। ठीक है, रेवेन्यू के मैप में खसरा नंबर वगैरह ये है। रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्होंने डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट। तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया और उससे एक ये क्लैरिटी आई कि हाँ साहब, यहाँ पर तक का एरिया जो है, जो इन्होंने पहले सीमांकित किया है, क्योंकि उसी के आधार पर मुनादी होनी है। और मुनादी के बाद और नोटिस देने के बाद फिर जो है लोगों को क्लियर होगा कि साहब ये हमारा एरिया है। तो सीमांकन तो सब हुआ है पहले से ही, नोटिस इन्हें दे रखा है, नंबर भी है, 4000 समथिंग का कुछ नंबर है जिन लोगों को हटना है। तो उसके क्रम में जो कि मुनादी और पब्लिकेशन होना है, तो मुनादी और पब्लिकेशन में क्लैरिटी हो, इसके लिए आज की कवायद की सर। जो देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमको ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा गया है तो उसी के कंप्लाइंस के लिए हम यहाँ पर हैं, तो उसको कंप्लाइंस कराएंगे। सर, कितनी भूमि लेंगे? कोर्ट का आर्डर कितनी भूमि का है? कोर्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सीमांकन हुआ है 4000
365 एग्जैक्ट फिगर में 300 घरों का। हाँ, अब 4365 धरने पर जो बैठे इनको कैसे मनाया जाएगा? जी ये धरने पर जो बैठे इनको कैसे हटाया जाएगा सर, जो धरने पर बैठे हैं ये लोग? नहीं, तो वो बैठे हैं तो अब उसमें अब क्या कर सकते हैं हम तो अपनी जो मुनादी की कार्रवाई है, जो पब्लिकेशन की कार्रवाई है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए स्टेप दिए गए हैं, तो वो स्टेप हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। अच्छा, राजस्व का मैप जो कहते हैं, देखिए, रेलवे का जो मैप है, सीमांकन जो पहले वाला हुआ है वो रेलवे के मैप के आधार पर ही हुआ है और उसी को ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। हम तो केवल उस मैप, क्योंकि उनका मैप मैं आपको बता रहा ना, उनकी एक पटरी उसमें दिखाई गई है, उसमें रेलवे ट्रैक है, उस ट्रैक से डिस्टेंस दिखाई गई है कि इतने डिस्टेंस में यहाँ पर, क्योंकि वो कर्व में है रेलवे ट्रैक यहाँ पर से स्टेशन से लाल कुआं की ओर, तो कहीं पर वो 400 फीट आ रहा है, कहीं पर वो 800 फीट आ रहा है, कहीं पर 500 फीट आ रहा है, तो वो चीज़ उन्होंने अपनी डिस्टेंस को मैं दिखा रखी है, उसको हमने रेलवे के मैप को अपने मैप से सिंक्रोनाइज किया, उसके आधार पर ये मुनादी और पब्लिकेशन करेंगे। ठंड के प्रकोप और मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में 28 और 29 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि शिक्षकों और कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी गई है और आपको बता दें, मिनिस्ट्री कर्मियों को समय अनुसार विद्यालय में बने रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर शिक्षकों ने अंदरूनी तौर पर नाराजगी भी बनाई हुई है। प्रभारी जिलाधिकारी प्रतीक जैन की ओर से जारी आदेश में बताया है कि भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से 27 से 31 दिसंबर तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य के मैदानी क्षेत्र में खासकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद के कुछ भागों में घने से बहुत गहरा कोहरा छाने की संभावनाएं बताई गई है। मौसम विभाग द्वारा 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 का एक वेदर फोरकास्ट जारी किया गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के लिए मौसम विभाग द्वारा 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को कोल्ड वेव का एक ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया है। सभी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के जितने भी स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, उन सभी स्कूल्स में क्लास 12 तक के बच्चों के लिए 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को हॉलीडे डिक्लेयर किया है। साथ ही में 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को जो स्कूल के ओपनिंग के टाइम्स हैं वो हमने 10 AM से 3:30 PM कर दिए हैं। मैं आप सभी से ये भी शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 8-10 दिनों से, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में ही हमें देखने को मिल रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखते हुए हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हमने जितने भी मेजर पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस, मुख्य पब्लिक चौराहे और अन्य मेजर पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अलाव की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही में जो भी नीडी है उनको ब्लैंकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव भी गतिमान है। साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक नेकी का घर भी हरिद्वार कलेक्ट्रेट में स्थापित किया गया है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहें तो सभी नीडी लोगों को जो यूज्ड कपड़े हैं या नए कपड़े हैं, आपकी इच्छा अनुसार डोनेट कर सकते हैं। साथ ही में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वेदर अलर्ट का बहुत गंभीरता से पालन करें, अपना ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहनें और अपना, बच्चों का और वृद्धजनों का स्पेशली इस ठंड के मौसम में अच्छे से ध्यान। शक्ति फार्म क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में कला कुसुम आर्ट गैलरी में एक बेहतरीन प्रोग्राम किया गया, जिसका नाम दिया गया आर्टिस्ट ग्रुप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में सितारगंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख कमलजीत कौर और शक्ति फार्म नगर पंचायत के चेयरमैन सुनील विश्वास मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और क्षेत्रीय लोग भी वहां पर मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख ने कला कुसुम आर्ट गैलरी की सराहना करते हुए कहा कि इससे हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। वो चिल्ड्रन आर्ट कंपटीशन था, एक दिन का था, तो बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया और बाहर से बच्चे आए थे अलग अलग स्टेट से। तो हमारे उत्तराखंड बेस्ड आर्टिस्ट थे सब बच्चे, उनका कंपटीशन कराया, बहुत ही अच्छा हुनर था बच्चे के अंदर, कई सारे प्राइजेज हमने बांटे। उसके बाद आज जो है 27 से 31 तक
इसमें एक ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन, हर बॉम्बे का कलाकार है इसमें, इंडिया से मोस्ट अलग अलग स्टेट से आर्टिस्ट लोग का काम का डिस्प्ले हुआ है। ये 31 तक चलेगा। नेक्स्ट ईयर मैंने सोच के साथ कुछ एग्जीबिशन हुआ। आज है ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन। आज कुछ अतिथि हमारे ब्लॉक प्रमुख भी आए हैं और जिला का आना था किसी का नहीं, कई आर्टिस्ट के काम का डिस्प्ले, बड़े बड़े आर्टिस्ट के तो उसका डिस्प्ले हुआ है, तो लोग को अच्छा लग रहा है देख के। और ये 4 दिन लगातार आके देख सकता है यहाँ पर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लगातार आप प्रोग्राम करते हैं, उद्देश्य मेरा ये है कि मैं छोटे से गांव से हूँ, खूब गरीबी से आगे गया हूँ आर्ट के माध्यम से, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस क्षेत्र में बच्चे और जो भी आर्ट के बारे में और आर्ट के बारे में, और मैं यही सोचता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप किसी का सपना होता डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर, अलग अलग मैं चाहता हूँ तो आर्ट में भी आगे कर सकते हैं। आर्ट गैलरी में आया है तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपनी बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति यहाँ पे दिखाई है। उसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने भी कलाकृति बनाई है, तो ये बहुत ही एक हमारे सारगंज शक्ति फार्म के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे एक इतना बड़े आर्टिस्ट हमारे यहाँ से निकल के विदेश तक पहुँचे हुए हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी कला को अपने तक न सीमित रखकर हमारे क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस कला क्षेत्र से जोड़ रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ और आगे उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चों को भी इस कला कुसुम के माध्यम से उनमें इस कला को विकसित करें। मैम, अगर कोई बच्चा जैसे सक्षम नहीं है कला सीखने में, अपना आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो उसको आपकी क्या सही मैं जो बच्चे, ये तो वैसे गॉड गिफ्टेड होता है कि कला हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा असक्षम है, उसके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं ब्लॉक स्तर से कोशिश करूंगी और आगे भी सरकार के माध्यम से कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी बच्चे इस कला में आगे आना चाहते हैं तो उनकी आर्थिक सहायता की जाए। मसूरी विंटरलैंड कार्निवल की दूसरी शाम पद्मश्री प्रीतम भरतवान के नाम रही। जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवान के जागर और गीतों ने ऐसा सभा बांध की युवा खुद को रोक नहीं सके और नाचने पर मजबूर हो गए। देर रात तक चली सांस्कृतिक संध्या का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। मसूरी विश्व के मानचित्र में एक अलग स्थान रखती है। मसूरी का एक अपना नाम है, शरदोत्सव के लिए जानी जाती है। विंटर कार्निवल का फेस्टिवल यहाँ पर होना, जहाँ एक और पर्यटकों को आकर्षित करता है, साथ ही स्थानीय होटल्स और बहुत सारे व्यवसाय के लिए भी कारगर सिद्ध होता है। ये बहुत अच्छी पहल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा है, अच्छा परिणाम है। अपनी संस्कृति से नव युवक जुड़ रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी जड़ों की ओर लौटना तो सुखद अनुभूति होती है और इसके बड़े अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। हमने जो शुरुआत आज से 30 वर्ष पहले हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने सैकड़ों साल पहले शुरू करी होगी, उसके परिणाम आज बड़े सुखद रूप में दिखने लगे और तेज़ी से प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी भाषा, बेशक हम लोग अंग्रेजी सीखें, हिंदी हमारी देश की भाषा है, लेकिन अपनी भाषा में भी काम बहुत तीव्र गति से होना चाहिए और इसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासनिक आदेशों के अनुसार आज चंपावत के सीमांत टनकपुर उप जिला चिकित्सालय में कोरोना के हालातों की मॉक ड्रिल की गई, जिसमें अस्पताल में आने वाले हैं कोरोना के मरीज को आइसोलेट करने और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उच्च उपचार दिए जाने के बारे में मॉक ड्रिल की गई। आपको बता दें, टनकपुर उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हमें आज कोरोना मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने कोरोना के हालात से निपटने और कोरोना मरीज के उपचार करने के बारे में जरूरी बातों पर ध्यान दिया गया। भारतवर्ष में आज ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम है
जिसमें कि हमें भी दिशा निर्देश मिले हैं कि आपको मॉक ड्रिल करना है। तो इसमें हम और हमारे स्टाफ ने मिलकर के मॉक ड्रिल किया, जो कि अच्छा रहा। और ये मॉक ड्रिल एक तरह से ये प्री कोरोना का तैयारी के रूप में आप देख सकते हैं कि हमारी तैयारियां कितनी हैं, हमारे इक्विपमेंट कैसे हैं। तो इसलिए ये हम लोगों ने किया है। अब इसमें यह है कि जैसे ही ये पेशेंट हमारे पास में आएगा, तो जैसे अगर सिंपल अगर पेशेंट हैं तो उनको हम होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जैसा कि भारत सरकार का दिशा निर्देश है। और अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई सीरियस प्रॉब्लम अगर होगी तो उसको हम अपना एडमिट करेंगे, चाहे हमें वो वेंटिलेटर पे रखना पड़े, चाहे हमें ऑक्सीजन देना पड़े। और हमारे पास में PSA प्लांट भी है, हमारे पास में सफिशिएंट ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, जो कि हमें स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त हुए हैं, और सब लगभग सब क्रियाशील हैं और ठीक। खटीमा तहसील के अंतर्गत वन विभाग द्वारा लकड़ी मंडी साल भौजी नंबर 1 से हटाए गए अतिक्रमण में बेघर हुए लोगों ने उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन सौंपकर ये बताया कि ठंड के समय में हम लोग बेघर हो गए हैं। ज्ञापन देते हुए लोगों ने उप जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि इस कड़ाके की ठंड में हमारे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। उनके द्वारा वन विभाग पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि वन विभाग की भूमि पर कई सारे पैसे वाले लोगों ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम गरीबों का ही आशियाना उजाड़ दिया गया है। वन विभाग के द्वारा इसी क्रम में उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए शीतलहर को देखते हुए वैकल्पिक तौर पर रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। सालबोजी से माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में जिनको अतिक्रमण से हटाया गया था वो बेसहारा लोग हो गए हैं। तो इनमें जो हमारे यहाँ के स्थायी निवासी हैं और जो भूमिहीन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हमारे द्वारा आवासीय पट्टे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्योंकि अभी शीतलहर चल रही है यहाँ पर खटीमा क्षेत्र में, तो मैंने यहाँ पर निर्देश ये दिया है कि जितने लोग जो बेसहारा हैं उनको टेंट वेंट की व्यवस्था की जाए, और जहाँ पर भी लोग हैं उनके खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की जाए। आए इस उद्देश्य थे कि ये लोग जो थे सालबोजी नंबर 1 में करीब 30 साल से बसे हुए हैं। कच्चे घर जाला बनाकर अपना जीवन यापन अपना जैसे भी गुजारा बसर कर रहे थे। विभाग ने बगैर सूचना दिए, बगैर मुनादी करवाए और इनको जाके वहाँ उखाड़ दिया, उजाड़ दिया, बेघर कर दिया इस शीतलहर में। तो इस संबंध में हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे। एसडीएम साहब के सामने समस्या रखी, इनके रहने के लिए दोबारा से पुनः अपना पन्नी उन्नी डाल के उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ पर अपना शीतलहर का दौर चल रहा, वहाँ रहे जाकर। और बहुत सी बातें हुई कि इनको सुप्रीम कोर्ट के या उसके आदेश हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उनका तर्क जो था, उस तर्क के लिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इन्हीं के लिए है, गरीबों के लिए। और पूरा इलाका बसा हुआ है, वहाँ पर मेला घाट है, क्या कहते वो चौवन बघा चौवन है, सिसैया है, बगोलिया, इधर साइड पूरा इलाका नंदलाल सब बसा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले में अब जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें, जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। और तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां के साथ मौके पर मौजूद है। वहीं रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हरदेश, सपा प्रभारी अब्दुल मतीम सिद्दीकी, अन्य नेता शामिल रहे। वही लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते तो हम कहां जाएंगे। उनका कहना है कि पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसा हुआ है, लेकिन आज उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। लोगों का कहना है कि उजड़ने वाले लोगों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की भी काफी बड़ी संख्या में है। ऐसे हालात में वो लोग कहां अपने सिर को छुपाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में एक हुजूम है। औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और सभी धर्मों के यहाँ पर लोग भी आए हुए हैं। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, इस टॉपिक पर बहुत कुछ कह भी दिया। हमारे यहाँ पर विधायक साहब भी आए हुए हैं, मतीन भाई ने, शोएब भाई ने, कि
ये हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये रेलवे की ज़मीन है और यहाँ पर बसे हुए लोग 100 साल से ज़्यादा के भी हैं, तो उनको आखिर ये पता कब लगा कि ये रेलवे की ज़मीन है? क्या 5-7 साल पहले? अगर रेलवे की ज़मीन थी तो बसने क्यों दिया गया पहले इससे? और जब बसने दिया गया था तो इसका मतलब ये है कि रेलवे की थी नहीं है। ये सिर्फ अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए भेदभाव किए जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात अभी हम यही कहेंगे कि अगर वाकई वो समझते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है, यहाँ की जो नाइंसाफ़ी हो रही है आखिर किसी के साथ भी हो रही है, क्यों हो रही है तो सब मजलूम, जो भी मजलूम हैं तो इनके साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मुनादी करानी है और पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस दिया जाना है, ठीक है। तो ये 1 या 2 दिन में रेलवे इस कार्य को पूरा करेगा और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई ये प्रारंभ की जाएगी। आज क्या है सर? आज देखिए, ये आपको पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट ने सीमांकन करके आइडेंटिफिकेशन करके पूर्व में ही ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। रेलवे का अपना एक मैप है और एक हमारा रेवेन्यू का मैप, ठीक है। रेवेन्यू के मैप में खसरा नंबर वगैरह ये है। रेलवे का मैप जो है वो एक उनका ट्रैक है और ट्रैक से उन्होंने डिस्टेंस दिखा रखा है, कहीं पर 600 फीट, कहीं पे 800 फीट, कहीं पे 400 फीट। तो वो दोनों मैपों को सिंक्रोनाइज किया गया और उससे एक ये क्लैरिटी आई कि हाँ साहब, यहाँ पर तक का एरिया जो है जो इन्होंने पहले सीमांकित किया है, क्योंकि उसी के आधार पर मुनादी होनी है। और मुनादी के बाद और नोटिस देने के बाद फिर जो है लोगों को क्लियर होगा कि साहब ये हमारा एरिया है। तो सीमांकन तो सब हुआ है पहले से ही, नोटिस इन्हें दे रखा है, नंबर भी है 4000 समथिंग का कुछ नंबर है जिन लोगों को हटना है। तो उसके क्रम में जो कि मुनादी और पब्लिकेशन होना है, तो मुनादी और पब्लिकेशन में क्लैरिटी हो, इसके लिए आज की कवायद थी। सर जो देखिए, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमको ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा गया है तो उसी के कंप्लाइंस के लिए हम यहाँ पर हैं, तो उसको कंप्लाइंस कराएंगे। सर कितनी भूमि लेंगे? कोर्ट का ऑर्डर कितनी भूमि का है? कोर्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो सीमांकन हुआ है 4365 एग्जैक्ट फिगर में 300 घरों का। हाँ, 4365। अब धरने पर जो बैठे इनको कैसे मनाया जाएगा जी? ये धरने पर जो बैठे इनको कैसे हटाया जाएगा सर, जो धरने पर बैठे हैं ये लोग? नहीं, तो वो बैठे हैं तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी जो मुनादी की कार्रवाई है, जो पब्लिकेशन की कार्रवाई है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए स्टेप दिए गए हैं, तो वो स्टेप हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। अच्छा, राजस्व का मैप जो कहते हैं, देखिए, रेलवे का जो मैप है, सीमांकन जो पहले वाला हुआ है वो रेलवे के मैप के आधार पर ही हुआ है और उसी को ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया गया है। हम तो केवल उस मैप, क्योंकि उनका मैप मैं आपको बता रहा ना, उनकी एक पटरी उसमें दिखाई गई है, उसमें रेलवे ट्रैक है, उस ट्रैक से डिस्टेंस दिखाई गई है कि इतने डिस्टेंस में यहाँ पर, क्योंकि वो कर्व में है रेलवे ट्रैक यहाँ पर से स्टेशन से लाल कुआं की ओर, तो कहीं पर वो 400 फीट आ रहा है, कहीं पर वो 800 फीट आ रहा है, कहीं पर 500 फीट आ रहा है। तो वो चीज़ उन्होंने अपनी डिस्टेंस को मैं दिखा रखी है, उसको हमने रेलवे के मैप को अपने मैप से सिंक्रोनाइज किया, उसके आधार पर ये मुनादी और पब्लिकेशन करेंगे। से यही मांगे हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर, इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में तलवार टांगते हैं। ये बहुत गलत बात है। केंद्र की भी, प्रशासन की भी, सबकी बहुत बुरा हाल है यहाँ के लोगों का। ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, कैसे बसेंगे, कैसे क्या करेंगे? जब इन्होंने 17 साल पहले ये जगह घेरी थी, तब ये रेलवे को चाहिए था कि यहाँ से इन लोगों को हटाते और मना करते कि आप लोग यहाँ जगह मत बनाओ, यहाँ मकान मत बनाओ। अब जब बना दिए हैं तो हर 6 महीने में तलवार लटकी है, हर 6 महीने में इन लोगों के ऊपर तलवार लटका देते हैं। वो कैसे होगा ऐसे कि इतने गरीब छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ में क्या कहेंगे? उनका क्या वो होगा भविष्य, आने वाला कल क्या कहेगा उनके लिए? ये उनके लिए ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना पीने की जगह है। कौन उनको बसाएगा अपने घरों में? कौन उनको जगह देगा अपने घरों में? इतनी बड़ी आवाम है। देहरादून के गढ़ी कैंट में स्थित छावनी परिषद अस्पताल का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी द्वारा औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। आपको बता दें, कोविड काल में मरीजों के लिए 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया था, जिसके लिए स्थानीय विधायक के तौर पर मंत्री गणेश जोशी और सांसद ने वित्तीय मदद की थी। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उनके द्वारा कोरोना के समय पर सरकार, एमएलए, एमपी फंड और कई संस्थानों की मदद से ये अस्पताल बनवाया गया है, ताकि स्थानीय निवासियों और उत्तराखंड की जनता को कोई परेशानी ना हो, बल्कि उनका सही तरीके से इलाज हो सके। लेकिन आज अस्पताल मदद करने की बजाय आम जनता के लिए मुसीबत का सबक बन चुका है। हमने सरकार की मदद से अपने एमएलए फंड के द्वारा, एमपी फंड के द्वारा
और कई संस्थाओं का सहयोग लेकर यहाँ पर एक बढ़िया हॉस्पिटल हमने बनाया था और इस उम्मीद के साथ बनाया था कि इसका लाभ इस क्षेत्र की जनता को मिलेगा। लेकिन लगातार शिकायतें ये मिल रही है, जिस ध्येय के साथ हमने इसको बनाया था उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। ये मात्र एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। जैसा कि अभी जानकारी ली कि पीपी मोड में हमारे और हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, वहाँ पर्ची 28-30 रुपये की बनती है, मैंने सीएम साहब से मालूम किया। यहाँ 90 रुपये की पर्ची बनती है और उसके बाद सीधा उसको बाहर रेफर कर दिया जाता है। तो मैं इसका संज्ञान लेने यहाँ पर आया हूँ। मैंने सीओ कैड को निश्चित कर दिया है कि और सीएमओ की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बना दी है। 28 तारीख तक हमें इसके परिणाम चाहिए। अगर जनहित में कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसकी रिकवरी कैंट बोर्ड हॉस्पिटल से करेंगे, क्योंकि ये पैसा हमने यहाँ की जनता के लिए दिया है, किसी को किराए में देने के लिए या ठेके देने के लिए दिया, ऐसा नहीं दिया था। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।